गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रतियोगिता सप्ताहिकी। वैसे तो नाम प्रतियोगिता सप्ताहिकी है, लेकिन आज से हम लोग एक एकेडमिक की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 11 की है। ठीक है। अब बच्चों, केमिस्ट्री हम लोगों का जो एक पार्ट है, जो केमिस्ट्री जो हम बात करें कि हमारी स्टडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि आपको किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी मैटर के बारे में, किसी भी सबस्टेंस के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको क्या करता है, बताने का काम करता है। ठीक है। तो चलिए उसी को लेते हुए हम क्लास 11 का पहला चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है वो टूल है। क्या है? टूल है किसी भी पार्ट को पढ़ने का केमिस्ट्री के। ठीक है। अभी केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें आने वाली हैं उसके लिए एक छोटा सा टूल है, एक छोटा सा रिवीजन है और कुछ नया इंफॉर्मेशन आपको जो है वो दिया जा रहा है ताकि आगे के पार्ट को अच्छे से आप पढ़ सकें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चों चलिए, सबसे पहली चीज होती है बच्चों एक कहानी के थ्रू समझने का प्रयास करना कि आखिर ये केमिस्ट्री, ये जो टर्म है केमिस्ट्री है क्या। ठीक है। इसका मतलब जानने का हम प्रयास करेंगे। बच्चों, जब आप इसका मतलब जानने का प्रयास करोगे तो इसके लिए जरूरी ये है कि किसके भाई बंधु हैं, पहले इसको जान लेते हैं। एक छोटी सी कहानी से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, चला जा रहा है। ये व्यक्ति चला जा रहा है। अब ये जाएगा तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा तो दुनिया में बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगा। जैसे मान लो इसने पेड़ को ऑब्जर्व किया, जैसे मान लो इसने नदी को ऑब्जर्व किया, इसने मान लो इसने बादल को ऑब्जर्व किया। तो जो क्लाउड्स को ऑब्जर्व किया, ये पेड़ को ऑब्जर्व किया, नदियों को ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि पंछियों को भी ऑब्जर्व करे, इनको भी ऑब्जर्व किया। जब इसने इतनी सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जब चीजों को पहली बार देखता है तो उसके प्रति क्यूरियस होता है। मान लो कि कोई मूवी का ट्रेलर आपने देखा तो निश्चित तौर पे आप थोड़ा क्यूरियस हो जाते हो, यार इसमें मूवी में क्या क्या होने वाला है। ठीक है। तो ये भी व्यक्ति है, एक सिंपल पर्सन है, जब चलेगा या नेचर में आएगा, जब देखेगा तो निश्चित तौर पे वो क्यूरियस होगा, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, वो जानने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ठीक है। अब जानने का प्रयास करेगा तो स्टडी करेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है उसको एक्सपेरिमेंट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। अब ये क्यूरियस हो गया। कैसा हो गया? क्यूरियस हो गया। अब क्यूरियस हुआ तो क्या करेगा? क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा? उसकी जो है वो स्टडी करेगा। ठीक है ना? ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। तो ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगा? उसकी स्टडी करेगा और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करेगा। कुल मिला के अगर हम बात करें कि किसी भी जो क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए वो किस चीजों को ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा। बच्चों, ये जो सिस्टमैटिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अगर हम बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं, इसी की जो स्टडी होती है या इसी के नॉलेज को हम क्या कहते हैं? इसी के नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। और इस साइंस का जो पार्ट है बच्चों, एक साइंस का जो छोटा भाई अगर हम बात करें तो वो क्या है? केमिस्ट्री है। मतलब ये पार्ट ऑफ साइंस है, यूं कह लो कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइंस। क्या है ये? साइंस का एक भाग है, एक पार्ट है। ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये होता है आपके सामने जो साइंस है वो ये चीज आपको समझाती है। ठीक है। अब आते हैं बच्चों कि केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। अब यही व्यक्ति क्या हुआ, इस व्यक्ति को ये चलता गया, रास्ते में चला जा रहा है। जब चलेगा तो निश्चित तौर पे और भी चीजें इसके सामने आने वाली हैं। तो इसके सामने कुछ और भी चीजें आती हैं। ठीक है। मान लीजिए इसके सामने ये एक छोटा सा, इसने एक पत्थर को ऑब्जर्व किया। अब ये पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा और पत्थर को इसने ऑब्जर्व किया। तो जब ये पत्थर को ऑब्जर्व करेगा तो जाहिर सी बात है इसके सबसे पहले इसका आपको क्या दिखाई देगा? इसको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दूसरा क्या देखेगा? कंपोजिशन देखेगा। और तीसरा इसके मन में एक और सवाल उठेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी। ठीक है। अब जरा देखना, ये तो सिंपली पत्थर था, जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई शेप है, स्ट्रक्चर है।
यानी स्ट्रक्चर होगा कुछ, इसका कंपोजिशन होगा यानी किस चीज से बना हुआ है इसके बारे में सोचेगा, और तीसरा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सोचेगा कि आखिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी इन सेंस दोनों चीजें, एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल। ठीक है, तो केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको बिना कंपोजिशन में चेंज किए, इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सिंपली हम देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है या इसकी जो भी चीजें हैं, कलर है, ये सब चीजें हम बता सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इसके कंपोजिशन में हमें कुछ चेंज करके या इसका हम किसी से एक्सपेरिमेंट करा के जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? तो बच्चों जब इसने ये सबस्टेंस को पाया, ये मैटर को पाया, तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी की स्टडी करेगा। और जिस साइंस की पार्ट में, जिस साइंस के भाग में, ब्रांच में हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की स्टडी करते हैं या डील करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। आई होप कि आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो एक सिस्टमैटिक इसका हम लोग क्या ले लेते हैं? डिफिनेशन ले लेते हैं, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों इसका सिस्टमैटिक अगर हम डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री, तो बच्चों द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, composition, structure, composition and properties of matter। ठीक है, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच ऑफ साइंस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये रसायनों का विज्ञान है। क्लियर है बच्चों? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आप भी इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं भी क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब एक चीज इसमें और है बच्चों कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? आप आंसर जानते हो आई होप। ठीक है, तो कमेंट करके बता दो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी यहां पे लिख दे रहा हूं। इनका नाम है एंटोनी और लॉरेंट लेवोइसियर। ठीक है, एंटोनी लॉरेंट लेवोइसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें हमारा जो पार्ट है, अब हमको जानना है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वो है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसा कि आप भी जानते हो कि इससे पहले जो केमिस्ट्री आपने पढ़ा था वो कंबाइंड पढ़ा था, लेकिन जब आप 11th में आए हो तो इसमें चीजें जो होती हैं बढ़ जाती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ही ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? एलिमेंट्स की एंड उसकी कंपाउंड्स की एंड देयर कंपाउंड्स। हम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट, ध्यान में रखना है इसको आपको, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन, यानी कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स की स्टडी या उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, तो किस भाग में करते हैं? तो वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं मिटाते चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी केमिस्ट्री होती है, दूसरा ब्रांच होता है वो होता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, क्लास 10th में भी आप जान चुके हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास तीसरा ब्रांच होता है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का होता है।
अक्सर पूछोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन आपको ज्यादातर बच्चे नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं भी एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर यहां पे बता भी दे रहा हूं, आप कमेंट करके अपने अनुसार भी आंसर दे सकते हो। तो इसमें यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसमें हम लोग प्रिंसिपल्स का एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं उनका अगर एक्सप्लेनेशन जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन जिसमें समझते हैं, वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब आता है बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, तो बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो एनालिसिस का मतलब या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो किसी भी मैटर का जब हम एनालिसिस करते हैं तो जिस ब्रांच के तहत एनालिसिस करते हैं तो वो होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी नहीं है, बट आपने सुन लिया तो आप किसी को बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, अर्थ केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, वार केमिस्ट्री है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इतने सारे ब्रांचेस हैं जो केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो ये था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें एक छोटा सा टर्म निकल के आ रहा है बच्चों, वो मैटर। क्या है ये? मैटर। अब इसमें कुल मिला के हम लोग अब आगे की स्टडी करेंगे मैटर के बारे में, यानी नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। चलिए, ये है बच्चों टॉपिक 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर के नेचर के बारे में और मैटर के बारे में जानेंगे। बच्चों मैटर क्या होता है? जो आप करते हो वो नहीं, ये डिफरेंट है थोड़ा मैटर, ठीक है ना। तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा इस मैटर के बारे में। सिंपली मैं भी वही डिफिनेशन आज भी देने वाला हूं, कोई अलग डिफिनेशन आपको यहां पे मिलने वाला नहीं है। यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और जिसके पास सम मास हो, यानी उसके पास कुछ भार हो, ठीक है। अभी हमने पत्थर को दिखाया था आपको, ये पत्थर है, सिंपली इसने इतने स्पेस को ऑक्यूपाई किया कि नहीं किया, और इसके पास क्या मास है कि नहीं है? सिंपली यार भारी है, ठीक है। तो मास है ना इसमें। तो कोई भी चीज जो इसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, इतने स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया, ठीक है, और जिसके पास क्या हो, मास हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। हिंदी में इसे पदार्थ कहा जाता है या द्रव्य कहा जाता है। एनीवे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो भी मैटर होता है बच्चों पार्टिकल्स का बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ये बना होता है, जिनके बीच में स्पेस भी होता है और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उस आधार पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। हालांकि हम आगे चल के इसके क्लासिफिकेशन को ही समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बच्चों मैटर को क्लासिफाई करने के लिए हमारा दो बेसिस होता है, एक होता है फिजिकल बेसिस और दूसरा होता है केमिकल बेसिस। अगर हम फिजिकल बेसिस की बात करें तो बच्चों अगर फिजिकल बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम लोग सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में क्लासिफाई करते हैं। यानी ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। किस पे बेस्ड है? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे बेस्ड है। अगर पार्टिकल बहुत क्लोजली स्पेस्ड हो, यानी बहुत ज्यादा क्लोज हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बिल्कुल ही लेस होता है, ठीक है। और इस वजह से ये जो पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल बहुत ही आसपास होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। और इसी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब वो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड में शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि शेप इसका फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा इससे पहले कि वॉल्यूम और शेप जो है वो फिक्स क्यों होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं अपने पोजीशन पे और ये छोड़ नहीं सकते अपने पोजीशन पे, इसलिए इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। इसमें अगर हम बात करें लिक्विड में बच्चों, शेप इसका फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा जो है ना स्पेसिंग इसमें होती है, थोड़ा सा स्पेस इसमें होता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से विद इन द बाउंड्री के अंदर ये क्या कर सकते हैं? घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं। सो दैट्स वाई इसे हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है इसका फिक्स होता है, ठीक है।
और गैस में बात करें तो दोनों में से कोई भी चीज इसमें फिक्स नहीं होती है, नाइदर शेप नॉर इसका जो है वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। इसीलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेसिस पे अगर हम बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेसिस पे बात करें तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में, उससे कम किसमें होगा, लिक्विड में, और इससे कम किसमें होगा, गैस में। याद रखिएगा बच्चों। इस तरह से हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो जाहिर सी बात है इसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड में, ठीक है। तो ये था फिजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आप समझ सकते हो, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में हमने इसको क्लासिफाई किया। अब दूसरा बेसिस है बच्चों केमिकल बेसिस। अब इस केमिकल बेसिस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्योर सबस्टेंस और दूसरा होता है मिक्सचर होता है। अब बच्चों प्योर सबस्टेंस का मतलब ये होता है जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्योर सबस्टेंसेस। जैसे एलिमेंट की हम बात करें बच्चों तो सेम टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है। अब आपको पता है कि एलिमेंट्स टोटल 118 होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है फर्दर, ये जो होता है उसमें मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में होता है, मेटलॉइड में होता है, ठीक है। अब उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हैं, ठीक है, जो एटम एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, ये प्योर सबस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड्स भी हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए H2O है, तो जो भी आप वाटर मॉलिक्यूल देखोगे तो केवल H2O के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा और किसी फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन कि कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर सबस्टेंसेस में उसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब जबकि हम मिक्सचर की बात करें बच्चों तो मिक्सचर में कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, किसी भी अमाउंट में किसी चीज को मिला दीजिए तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। क्या मिल जाता है, मिक्सचर बन जाता है, यानी इसका कंपोजिशन वेरी करता है, वेरियस कंपोजिशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। बच्चों होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि जिसका कंपोजिशन क्या है, थ्रू आउट सेम होता है, उसे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस। जस्ट फॉर एग्जांपल एक ग्लास ले लिया आपने और ग्लास में आपने पानी ले लिया और इस पानी में आपने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया, ठीक है, शुगर मिला दिया, और जैसे ही आपने चीनी को मिलाया ये चीनी इसमें खो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। अब जब घुल गया तो क्या आप चीनी को देख पाओगे, नहीं, ये चीनी चारों तरफ, ये वाटर में चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। मतलब इसका जो कंपोजिशन, चाहे ऊपर से ले लो चाहे इधर नीचे से इसको निकाल लो एक चम्मच, हर जगह कंपोजिशन क्या होगा, उसका सेम होगा। सो दैट इज द रीजन ये कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसमें एक जो क्वांटिटी होती है या एक हम बात करें एक सबस्टेंस होता है, दूसरे में पूरी तरह से इतना खो जाता है कि उसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वो है कहां, ठीक है ना। सो वो हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है बच्चों हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब इसमें दोनों मिलने वाली चीजें जो हैं वो सेपरेटली आपको दिखाई देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सैंड में क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। अब ये सैंड में आपने शुगर मिला दिया तो जाहिर सी बात है सैंड की तरह अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, शुगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, दोनों को आप देख सकते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कोई भी एक दूसरे की आइडेंटिटी को खोता नहीं है, जबकि होमोजीनियस में क्या होता है, एक जो सबस्टेंस है अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो चलो बच्चों थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं मिक्सचर के बारे में और प्योर सबस्टेंसेस के बारे में, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब होता है कि मिक्सचर विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, उसे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि हम उसे कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है कि आप देखोगे एक जो सबस्टेंस होगा अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, जबकि इसमें जो होगा इसमें कोई भी आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा बरकरार रहती है। एग्जांपल में देख लीजिए सॉल्यूशंस, एलॉय, इसमें अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर और ग्रेन एंड पल्सेस, ठीक है। तो ये था होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्लियर है।
चलो बच्चों, अब देखते हैं कि जो आपने पढ़ा उस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। इसका आंसर आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको मिलेगा। तो आज आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं मैं उसको बता देता हूं कि आज आपने पहला टॉपिक जो पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा बच्चों मैटर के बारे में, ठीक है। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, इन दो टॉपिक पे बेस्ड ये दो क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। एंड आई होप कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो इसका आंसर लिखने के बाद। कोई बात इसमें नहीं समझ में आती है तो अगले लेक्चर का इंतजार करें, आपको इसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर के पीडीएफ के फॉर्म में आपको अगले लेक्चर में दिया जाएगा, ठीक है। सो आज जितना आपने पढ़ा आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। बच्चों जितना शेयर करेंगे उतना ही हम लोग और इफेक्टिवली पढ़ेंगे, और भी मैटर्स में आपके साथ डिलीवर करने वाला हूं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।